अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 6 का। अच्छा जी, आपको होमवर्क में क्या क्या दिया था? ओनली वन हो गया था ये? सोल्यूशन तो नहीं होगा इसका, है? करने की जरूरत होगी इसको, है ना? करने की जरूरत है। चलो जरा जल्दी से फिर इसकी पिक्चर ले लो और मुझे बताओ कोई मसला तो नहीं है किताब के आने तक। छुट्टी की ना आपने? कल छुट्टी की ना? एप्लीकेशन लिख के बताएं क्यों। कोई छुट्टी नहीं करनी। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिया, एडवांस कर लिया इसमें। लेक्चर पे अगर अवेलेबल किया करो, मेरे भी कर दिया करो, है? ठीक है जी। हाँ जी, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन? ओके, जरा चेक करें सही है। मॉनिटरी ग्रांट, हाँ नहीं, ट्रांसलेट करना है सिर्फ ईयर एंड के ऊपर। फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट हर रोज होता है, हर रोज रीट्रांसलेशन करते रहेंगे क्या? नहीं, रीट्रांसलेशन सिर्फ ईयर एंड के ऊपर करनी है अगर कोई मॉनिटरी आइटम पड़ा हुआ है तो। पहली मोमेंट आती है जब ट्रांजैक्शन होती है, उस दिन रिकॉर्ड कर लेना है ट्रांजैक्शन को उस दिन के रेट पे, फिर उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद अगर वो सेटल हो जाए तो सेटलमेंट डेट पर एक्सचेंज गेन लॉस निकलेगा और ट्रांजैक्शन को हम खत्म कर देंगे उसको, मतलब पेएबल है, रिसीवेबल है, सेटल हो जाएगा। और अगर नहीं सेटल हो पाया, ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड पे उसको रीट्रांसलेट करेंगे। बस यही बातें होती हैं। ये नहीं कि आप हर रोज शाम को जाते हुए अकाउंटेंट जनाब एक काम एक्स्ट्रा ये भी करता है कि रीट्रांसलेट करके जाते हैं अपने मॉनेटरी आइटम्स को, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो चेंज हो गया। ऐसे नहीं करना, ठीक है? सही है। अच्छा जी, बताएं जल्दी से, ये सवाल करा दूं? कितने बच्चों ने ये किया था? ओके, जरा चेक कर लें। ये 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं। एंट्रीज 6 की 6 सही, 7 हैं। 7 की 7 नहीं, 6 ही हैं। ये 6 एंट्रीज बिल्कुल सही हैं। टिक करें, टिक करें, टिक करें, चेक करें। कोई नहीं, किताब अभी आपके पास, इस वजह से जरा माजरत, वरना आप घर से ही चेक करके आए होते, मुझे पता है। कोई एक भी ट्रांजैक्शन में मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? इतना आसान टॉपिक मिल गया हमें, है ना? चले, मैंने कॉपी में ना असल थोड़ा सा देर से होगी, मैं ना एमसीक्यूज कॉपी करने लग गया। मैंने कहा भी एमसीक्यूज भी आज थोड़ा सा कर दें और फिर अगर टाइम मिल गया तो लीज को स्टार्ट कर देंगे जी। हाँ, तो आपने पहले लेक्चर लिया था, उसके अंदर मैंने बताया था ना पेपर पैटर्न में कि 6 सवाल आते हैं जिनमें से एक सवाल लाजमी एमसीक्यूज का आता है 10 नंबर का। सिर्फ कॉस्ट में नहीं होते मेरे 3 पेपर्स में से। एफएआर में भी है, सीआर में भी है, कॉस्ट में नहीं है। टैक्स में आप बता रहे थे नहीं होते एमसीक्यूज, लॉ में होते हैं ना? ऑडिट में होते हैं? पता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे भी अपने पेपर्स का पता है। तो मेरे 3 पेपर्स में से कॉस्ट में नहीं होता, ठीक है? एमसीक्यूज वाला सवाल। अच्छा जी भाई, क्लियर है? चलें आगे। चलो, क्लियर है तो क्लियर सही, आ जाओ फिर। ये बात मैंने शुरू की थी लेकिन फिर ख़त्म ना हो पाई थी। एफएआर को तो हमने रिवाइज कर लिया था। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में अभी हम एंटर होना चाह ही रहे थे कि आप लोगों ने फौरन अपनी नीयतें जो हैं वो ख़राब कर ली थी, ठीक है? चले, यहाँ पर जो सोल्यूशन है तो सिर्फ IAS 21 में फेयर वैल्यू मॉडल आई थिंक यूज़ हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल 2 करवाने लगा हूँ जिसमें कॉस्ट मॉडल भी यूज़ करेंगे और फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज़ करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने बाहर के मुल्क में ख़रीदी है, तो फॉरेन करेंसी के अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, तो फिर इसके साथ IAS 21 में मिक्स हो रहा है, ठीक है? सवाल शुरू करते हैं। हैंड रिटन पेज 1 है IAS 21 का, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहले फेयर वैल्यू मॉडल ही करते हैं, कॉस्ट मॉडल तो मैंने ऐड किया है ना बीच में, ठीक है? तो वी परचेज आ प्रॉपर्टी इन USA फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फॉर यूज नहीं है, फॉर सेल नहीं है, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन है। तो IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है? उसके बाद जिस दिन हमने इसको खरीदा $30 का खरीदा और इस दिन $1 130 रुपए का। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 15 पे, 31 दिसंबर 16 पे,
गिवन है। बल्कि यूं करते हैं, दूसरा भी पॉइंट पढ़ लिया, मैंने ऐड कर ही दिया इसको, तो ठीक है कि बिल्डिंग पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट्स 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आगे नहीं लिखा हुआ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% स्ट्रेट लाइन। अच्छा सही लिखा हुआ, रेट ऑफ 10% स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड, अंग्रेजी सही है। ओके अब पहले कॉस्ट मॉडल कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये सवाल में सोल्यूशन है रिवैल्यूएशन, ये फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ, लेकिन हम दोनों करते हैं, ठीक है। हमारा असूल क्या है, अगर कोई नॉन मॉनेटरी आइटम हो तो उसको जिस दिन हम खरीदते हैं उस दिन उसको उस रेट पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, अनलेस के एडवांस आ रहा हो, और अगर एडवांस आ रहा हो तो फिर बैलेंसिंग निकालना पड़ता है, सीखा हुआ है ना। फिर ईयर एंड पे हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट नहीं किया करते, चाहे वो पीपीई है डेप्रिशिएट होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कॉस्ट मॉडल है डेप्रिशिएट होगा, ठीक है, रीट्रांसलेट नहीं करते। इन्वेंट्री है तो कॉस्ट पे होगी या लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे होगी। रीट्रांसलेशन इन नॉन मॉनेटरी आइटम्स की नहीं होती, सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स की होती है। आज डिस्कशन करेंगे थ्योरेटिकली भी, कुछ और चीजें देखेंगे ऐसी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में, ठीक है, सही है। तो फिर सवाल शुरू करते हैं जी। तो यकम जनवरी 15 को हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, एंट्री क्या होगी। यहां पे मैं कॉस्ट मॉडल यूज करने लगा हूं, कॉस्ट मॉडल। अच्छा ये हैंड रिटन पेज नंबर 1 है IAS 21 का, ठीक है, किताबों के अंदर। और इसमें मैं एग्जाम्पल 2 आपको करवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल 2 में भी मैंने कॉस्ट मॉडल भी ऐड कर दिया है। आप सिर्फ डेटा देखें, ऊपर डेटा क्या लिखा हुआ, बस वही जरूरत है, ठीक है। तो यकम जनवरी 15 को देखो, यकम जनवरी 15 को हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, कॉस्ट पे। कोई एडवांस तो कोई नहीं है ना, तो $30 इस दिन, $1 कितने रुपए का है, 130 का, तो कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनिशियल मेजरमेंट किस पर होगी, कॉस्ट पे। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो यकम जनवरी 2015 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। और कितने डॉलर्स की ये प्रॉपर्टी है, 30। और चूंकि 1 लगा हुआ है फॉरेन करेंसी के साथ, $1 इज इक्वल टू 135, $1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यकम जनवरी 15 पर $1 कितने के बराबर है, 130 रुपए के, तो मल्टीप्लाई बाय 130 किया, आंसर इज 3900। लो जी, रुपीस के अंदर मामला हमारा आ गया। जनरल एंट्री रुपीस में करनी थी, ठीक हो गया। अब कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, थोड़ा सा इसको कम करिएगा, कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, कॉस्ट मॉडल। अगर कॉस्ट मॉडल यूज करते होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो क्या किया करते हैं हम, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फेयर वैल्यू पर तो लेकर जाना नहीं है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या रेट यूज हो रहा है, 10% स्ट्रेट लाइन। लेकिन बीच में एक और मामला भी आ रहा है, बिल्डिंग पोर्शन कितना है, 70%। तो सारे 3900 को आपने डेप्रिशिएट नहीं कर देना। तो 31 दिसंबर 2015 आएगा, तो आप एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। कितनी है जी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, 3900। लेकिन ये पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, इसको पहले कर दें 70%। अब बिल्डिंग पोर्शन आ गया, इसको फिर वहीं कोने में घुसे बैठे हो ना, इधर होके बैठो, चले गए उस्ताद पीछे चले गए, इधर होके बैठो, मुझे है ना डर लगा रहता है। अच्छा जी, इनटू 10%। और क्योंकि यकम जनवरी 15 को ये प्रॉपर्टी आ गई थी, इसलिए पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और अगर दौराने साल आई होती तो फ्रैक्शन लगा देते, बोले 273, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पहला साल एंड हो गया, 2 साल के लिए एंट्रीज करनी मांगी हुई है रिक्वायरमेंट में, ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, 2 साल की कर लो फिर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ओहो सॉरी, डॉलर्स में प्रॉपर्टी है, रीट्रांसलेट भी कर लें। प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम।
सो रीट्रांसलेशन नहीं करनी। गॉट इट? हाँ, अगर ये उधार पे खरीदी होती, पेएबल होता, फिर तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे तो हमने कैश पे कर दिया था। ठीक है, चले आगे। अब अगला साल आएगा, तो अगले साल में भी फिर क्या करना है, सिर्फ 31 दिसंबर 16 आएगा, पर ये कॉस्ट मॉडल ना मैं नीचे लिख दूंगा, मैंने ईयर एंड नहीं लिखा ऊपर ना जरा। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, ये जनरल एंट्रीज हम 15 वाले साल की कर रहे थे। ठीक है जी, और 15 वाला साल खत्म हो गया। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, तो इस साल के अंदर और कुछ नहीं होना, ईयर एंड पे बस इसको मजीद क्या कर देना है, 10% डेप्रीशिएट। तो 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 273 से। ले जी, ये आपका कॉस्ट मॉडल। कोई मसला? कोई मसला नहीं है, चलिए। अच्छा, यूं करें, फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें, आसान काम आप कर देना। अगला मैंने मुश्किल काम कर दिया आपको, आसान काम आप करें। फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर आपको बताया था कल भी रिवाइज कराते हुए, हम नॉर्मली लेजर बना लिया करते थे। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें, मुंह बंद करके फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें और जर्नल एंट्रीज कर दें मुझे दोनों साल की। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। तो पहले आप अबे सोल्यूशन देख के तो नहीं करना ना, फिर तो फायदा ना होगा, है जी। सोल्यूशन को छुपा लें, डेटा आपके सामने है, ये यहां से देखें। $30 की प्रॉपर्टी खरीदी है रकम जनवरी 15 को, तो 15 और 16 की एंट्रीज पास करें। 2 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं, ये स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी करें। बदल दी है तरतीब मैंने, पहले अब आप काम किया करते हैं, पर्चा भी तो आपने देना है ना। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं कराता हूं। जी, दूसरा मिनट शुरू है, जल्दी करें। नहीं, और एंट्रीज ही करने का बोला है। अभी तक तुमने क्या किया, सवाल पढ़ा है, लेजर बना लिया। जब लेजर बन गया तो एंट्रीज कराने में क्या मसला है। चलें जी, बस कर दें, 2 मिनट तो हो गए। किस किसने कर लिए सवाल? गुड, शाबाश। इससे ना थोड़ा सा आपके दिमाग को पहले काम करने की आदत पड़ेगी ना, जरा सोचने की आदत पड़ेगी। कर तो लेना ही है मैंने भी अभी। चलें जी, बस करें, रुक जाएं आप। फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं जी हम। तो फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो तो छोटा सा एक काम ये कर लिया करते थे हम कि लेजर बना लिया करते थे। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज तो मैं यहाँ पे कराता हूँ अभी आपको। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, यहाँ जनरल एंट्रीज करते हैं। तो यकम जनवरी 15 पर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदना है,
तो इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे ही होती है, वो एंट्री सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन लेजर बना ही लेते हैं, पूरा लेजर बना के फिर एक ही बार एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है, सही है जी। चलो साथ साथ करते जाएंगे, पर लेजर तो ओपन करें। तो एक वर्किंग हमने ओपन की, वर्किंग 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर, फेयर वैल्यू मॉडल पे है, ठीक है जी। तो यकम जनवरी 15 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट $30 इंटू 1 कितना था, 30, कितना आया था 3900, ठीक है जी। जर्नल एंट्री पास करवाएं, सेम एंट्री है, पास करवाएं जल्दी से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, अब वर्किंग 1 से ही रेफर कर दें इसको, ठीक है। तो क्या है जनाब 3900, तो रुपीस के अंदर हमारी ये एंट्रीज होना स्टार्ट हो। नेक्स्ट ईयर एंड आएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या, क्यों नो, तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो रीवैल्यूएशन में भी तो करते थे, रीवैल्यू करने के बाद डेप्रिशिएट और पहले भी, है ना, यही तो डिफरेंस है। IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ये IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है, जो कहता है अगर आपने फेयर वैल्यू पर रखना है एसेट को तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, उठाकर ले जाएंगे इसको फेयर वैल्यू पर, गेन या लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ठीक है, यही किया करते थे। 31 दिसंबर 15 पर, ये जुमा ही चल रहा है आज साढ़ा, कारी साहब दा स्पीकर ही सेट नहीं हो रहा है। कैरी डाउन, देखो जी कितने डॉलर्स की प्रॉपर्टी है, 30 की, लेकिन फेयर वैल्यू 70 हो गई। ओ, यानी कि इनिशियल डेट वाली वैल्यू तो अब ना रही, अब हमारे पास वैल्यू किस दिन की आ गई, 31 दिसंबर 15 की, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 130 नहीं करेंगे, नहीं बेटा 135 करेंगे तो ये तो रीट्रांसलेट हो जाएगा, ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम को तो रीट्रांसलेट करने की इजाजत नहीं है। ये क्या कर रहे हो आप लोग, असल में हम रीट्रांसलेशन कर भी नहीं रहे, बात समझिए। IAS 21 का रूल हमने नहीं ब्रेक किया, हमने 31 दिसंबर 15 पे इस प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 31 दिसंबर 15 वाले रेट पर रीट्रांसलेट नहीं किया, हम तो इसको उठाकर ले गए 31 दिसंबर 15 वाली वैल्यू पर। अब मजबूरी ये है कि अगर वैल्यू मैंने 31 दिसंबर 15 की उठाई है तो फिर रेट भी मुझे, एक एक्सचेंज रेट भी मुझे 31 दिसंबर 15 वाला ही उठाना पड़ेगा। तो ये मत समझिएगा कि हमने एक नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट कर दिया ईयर एंड पे, हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह माफी, हम स्टैंडर्ड को कैसे ऐसे ब्रेक करें, ये हमने नहीं किया, ठीक है, हमने रीट्रांसलेशन नहीं की। ये एक्सेप्शन है IAS 21 के अंदर कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ है तो ईयर एंड पे उसको उठा के किस पे लेके जाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू अगर ईयर एंड की उठाकर रखनी है तो एक्सचेंज रेट भी ईयर एंड वाला रखना मजबूरी है। ये हमने फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है, इसके अंदर हमने रीट्रांसलेशन नहीं की, ये बात जहन में रहनी चाहिए आपके, ठीक है। तो रेट फिर उठाया 135 है, बोलो जी। अच्छा, अब असल में तो डीप डाउन जाकर अगर देखें तो इसमें दो तरह के गेन है, एक तो इसमें फेयर वैल्यू गेन भी आ रहा है और दूसरा इसमें एक्सचेंज के ऊपर भी, एक्सचेंज रेट की वजह से भी गेन ही आया है, एसेट का जो बढ़ गया ना हमारा, है ना, बोलो कि कम हो गया, एसेट है बढ़ गया है, लेकिन हमने ये बाइफर्केशन करनी ही नहीं है। हम कब कह रहे हैं ये एक्सचेंज गेन या लॉस है, हम तो कह रहे हैं ये फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस है, इसलिए असूल भी उसी के साथ ही चलेगा। एक्सचेंज डिफरेंस का नाम ही निकाल दो बीच में से, ये है ही क्या चीज, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस। तो IAS 21 फिर क्या कहता है यहां पर, IAS 21 कहता है हमने नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट नहीं करना होता,
दो एक्सेप्शंस हैं, एक IAS 16 का PPE है, वो जब सवाल कराऊंगा तो बताता हूँ, फिलहाल मैं एक ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, IAS 21 क्या कहता है, हमने नॉन मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो उसको उठाकर ले जाएंगे फेयर वैल्यू पर, और जो भी गेन या लॉस होगा वो PNL में जाएगा, क्योंकि वो गेन लॉस क्या है, फेयर वैल्यू का गेन या लॉस, चाहे गेन है। असल में तो IAS 21 ये कहता है कि चूंकि ये फेयर वैल्यू गेन IAS 40 का है, तो जिधर इसने जाना है एक्सचेंज डिफरेंस का गेन या लॉस है वो भी उधर ही जाएगा। वो तो लकीली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन भी कहां जाया करता है, PNL में, और लॉस तो वैसे ही कहां जाता है, PNL। लेकिन जब हम IAS 16 में जाएंगे ना और PPE को रीवैल्यूएशन मॉडल में रखेंगे, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां जाता है, तो फिर उस मौके के ऊपर एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से भी कोई गेन है चाहे लॉस है, वो कहां चला जाएगा, OCI में अपने गेन के साथ ही चिपक के, क्योंकि मॉनेटरी आइटम तो है नहीं, ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम था, PPE है चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हमने तो सिर्फ इसको क्या किया है, उठाकर फेयर वैल्यू पर रखा है। तो जो उस स्टैंडर्ड ने फेयर वैल्यू गेन लॉस के लिए रूल बताया हुआ है वही रूल फॉलो होगा, एक्सचेंज डिफरेंस साथ ही उसके चिपक कर जहां जाना है वहीं चला जाएगा। गॉट इट, ये बात समझ आई है। तो ये अलग अलग करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस सादा सी बात है, हमने तो एक्सचेंज गेन लॉस निकाला ही नहीं, हमने तो रीट्रांसलेशन की ही नहीं, हमने तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है, ईयर एंड पे इसको उठाकर फेयर वैल्यू पर लेकर गए हैं। तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस IAS 40 का जहां जाता है एक्सचेंज डिफरेंस भी वहीं पे ही साथ चला जाएगा, वो गेन है वो लॉस है वो जो भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो खैर से गेन है, ठीक है जी। तो गेन कहां जाएगा, PNL में कितना गेन है, 555,000, ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू गेन है। क्या लिखा मैंने यहां पर, फेयर वैल्यू गेन, मैंने यहां पर नहीं लिखा एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस, ये लफ्ज लिखना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये जायज ही नहीं है कि ये एंड पे उसको उठाकर रीट्रांसलेट करें, हमने रीट्रांसलेट नहीं किया। ये बात समझ आई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो फेयर वैल्यू गेन है, ये बैलेंसिंग फिगर कहां ले जाएंगे हम, PNL। तो एंट्री करवाएं जी, 31 दिसंबर 15 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, लेजर ही बता रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको फेयर वैल्यू गेन बोलना है आपने, ठीक है। ये कहां से निकाला है हमने, वर्किंग 1 से, 555,000। समझ आई बात की, और बोलो अच्छा। अब ऐसे ही जब IAS 16 का रीवैल्यूड, IAS 16 का एसेट होगा उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखा होगा, तो रीवैल्यू करेंगे तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट यानी फेयर वैल्यू ये एंड की उठाएंगे, तो रेट भी वही उठा लेंगे। अब उस पर चाहे एक्सचेंज गेन होगा चाहे लॉस होगा वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हम रीवैल्यूएशन में देखेंगे सरप्लस है या लॉस है। अगर लॉस है तो PNL में चला जाएगा, सरप्लस है तो कहां जाएगा, OCI में, एक्सचेंज डिफरेंस भी उधर ही जाएगा जिधर को गेन लॉस जा रहा होगा, क्योंकि रीट्रांसलेशन नहीं है, रीट्रांसलेशन नहीं है, ये तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू उठाकर लेकर गए इसको, ठीक है। सही है, समझ आ गई, वो अभी किया नहीं है, बहरहाल देखते हैं। नहीं जी, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएं, क्योंकि अगले साल में और तो कुछ नहीं होना, अगले साल में और कुछ नहीं हुआ, डेप्शन तो करनी नहीं है, अगले साल के एंड पे फिर इसको उठाकर ले जाना है, क्योंकि हर साल IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता है, ये नहीं कि 2 साल 3 साल बाद कर रहे हैं, IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता है, हर साल उठा के फिर इसको कहां ले जाओ, फेयर वैल्यू पे, गेन या लॉस कहां ले जाओ, PNL में, ठीक है। तो उसके साथ ही एक्सचेंज डिफरेंस भी जाता रहेगा। तो ब्रॉड डाउन 9450 और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन हमारा, जो कि नजर नहीं आ रहा, इस तरह लिख देता हूं, कैरी डाउन जी। कितनी हो गई जी फेयर वैल्यू इसकी, ओ किधर, ये 25। तो फेयर वैल्यू पे तो लॉस आ, फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर तो क्या आ गया हमें, लॉस। खैर चलो, लेकिन 31 दिसंबर 16 पर चूंकि वैल्यू 31 दिसंबर 16 की उठा ली ना, अब तो फिर रेट भी कौन सा लगाना पड़ेगा, 31 दिसंबर 16 वाला, और वो क्या है 132। क्या आंसर आता है 30। अब बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही, बोलो कितनी,
ये एक्सचेंज डिफरेंस को इग्नोर करो, बस ये क्या है, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस। इसके अंदर अलग करने की जरूरत हमें है ही नहीं, ना सोचना है इसको कि कोई एक्सचेंज डिफरेंस आया है, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट कर ही नहीं सकते कि एक्सचेंज डिफरेंस ईयर एंड पे निकालें, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गेन होगा या फेयर वैल्यू लॉस। तो हमें क्या आ गया जी इस दफा, फेयर वैल्यू लॉस आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर ये उठाकर ले गए हम P&L, ठीक है जी। ये जनाब आपको पढ़ाना था कल, मैंने तो कहा था कि हिम्मत करो पढ़ लो, लेकिन आपने कहा नहीं 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 नहीं, इतनी सी बात थी। तो 31 दिसंबर 2016 अगर ईयर एंड है तो 31 दिसंबर 16 पर खड़े होकर आपने अपने एसेट को उठाकर फेयर वैल्यू पर लेकर गए, तो फेयर वैल्यू लॉस, ये नाम ही लिखा करें गेन लॉस है, तो मैं आपको जरा याद करवाने के लिए सिर्फ P&L डेबिट P&L क्रेडिट लिख दो, एंट्री के नंबर पूरे मिलेंगे। यहाँ पे आप लिखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट, P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो मैं आपको जरा पक्का कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि ईयर एंड पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठाकर ले गए फेयर वैल्यू पर, तो रेट भी ईयर एंड वाला यूज किया, ओरिजिनल रेट डिफरेंट था, ये कोई रीट्रांसलेशन नहीं की हमने, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, इसलिए गेन है चाहे लॉस है, मैं उसके साथ क्या लिख रहा हूं, फेयर वैल्यू गेन फेयर वैल्यू लॉस, ठीक है। तो फेयर वैल्यू लॉस P&L में जाएगा, वर्किंग वन से हमने निकाला है, देखो ना ये एंट्री क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट P&L डेबिट, तो P&L डेबिट किया हमने, ठीक है, किससे 6150 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये जनाब दोनों में डिफरेंस है कॉस्ट मॉडल में, और कॉस्ट मॉडल में हम अपनी बात पे कायम है। कॉस्ट मॉडल क्या कहता था कि आपने मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल तो डेप्सिट होना है, तो फिर IAS 21 अपने हिसाब से सही लग रहा है, फेयर वैल्यू को तो वैसे इग्नोर किया, एक्सचेंज रेट को करना ही इग्नोर है क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। लेकिन जब फेयर वैल्यू मॉडल पे गए तो हमने एक्सचेंज रेट को इग्नोर करना था, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल पे चूंकि फेयर वैल्यू ईयर एंड वाली उठाई तो मजबूरन हमें रेट भी ईयर एंड वाला उठाना पड़ा, तो गेन लॉस भी क्या फिर कहलाया, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। गॉट इट। तो यहां पे सिर्फ ये फेयर वैल्यू वाली वर्किंग हुई पड़ी है, ठीक है, कॉस्ट वाली नहीं हुई, लेकिन दोनों आमने सामने हो जाए ना, दोनों आमने सामने हो जाए जैसे बोर्ड पे हो गई तो ज्यादा पक्का हो जाता है। क्लियर है ये? अच्छा जी, अगर ये क्लियर है, शीशा है शीशा, ये कैंगरू देख रहे हो, कैंगरू, कैंगरू वाले सवाल में दो एडजस्टमेंट्स हैं, जरा देखें, देखें होएबल है, होएबल है, होएबल है, कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा कि जो होएबल ना हो, बस हिम्मत की जरूरत है। नहीं मिल रहा है या नहीं है, वो कल वाले नोट्स में है या नहीं है, चलो कल वालों में नहीं था, चलो शुक्र है आज वाले में डाल दिए, मिला है। आज दो हैंडआउट्स यार इकट्ठे अटैच कर देने थे, अल्लाह के बंदो क्या किया आप लोगों ने, हैंडआउट इतने बना दिए इनको समझ ही ना आए। भाई दो हैंडआउट्स नहीं ना अलग अलग देने थे, स्टेपल करना था अल्लाह के बंदों ने। चलें जी, दें भाई, ये जिसके टॉप पर लिखा हुआ है IAS 21 वो नहीं, दूसरा एक हैंडआउट होगा, देखें दूसरा हैंडआउट है जी, देखें लिखा हो बेशक, लेकिन कैंगरू वाला सवाल उसमें होना चाहिए। पॉज करें जरा जी बच्चों, ये क्वेश्चन कैंगरू लिमिटेड क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब है सबके सामने, इधर स्टार्ट में नहीं है भाई, स्टार्ट में पहली रो में, एक बच्चे को और दे दो जी। सवाल को देखें, प्रिपेयर करें बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स, अच्छा सवाल है, और प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। Kangaroo Limited is a Pakistani based company, sure, and is preparing its financial statement for the year 31 December 17. Following transactions were carried out during the year.
KL purchased an investment property in the United States for $2.6 million. Investment property खरीदी है. 10% advance payment was made on Yakam May 17 and 70% was made on Yakam July 17 on transfer of title and possession. Remaining amount was paid on Yakam August. हाँ भाई बोलो बोलो. ट्रांसलेट क्यों नहीं भाई? मैं तो ये कहने लगा था कि पहली बात ये है कि आपने सबसे पहले इसका रीपेमेंट का स्केड्यूल बनाना है. मैंने आपको कहा था, ठीक है. यकम मई को 10% 2.6 का, फिर यकम जुलाई को 70% और फिर यकम अगस्त को बाकी का 20%. ये पहले लिख लेना ज़रूरी है, कहा था आपको, ठीक है. अच्छा दूसरा, अच्छा ये प्रॉपर्टी वाली एंट्रीज पूरी कर सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है. उसके बाद फिर यकम सितंबर पे केएल ने रेंट आउट कर दी ये बिल्डिंग. लो इंट्रो भी आ गया, रेंटल इनकम वगैरह, ठीक है. वो कहता है एनुअल रेंट $0.24 मिलियन है, जो कि सारे का सारा एडवांस में ले लिया. ओहो, एडवांस रेंट अनअर्न्ड रेंट होगा, ये भी देखना पड़ेगा. फिर तीसरी बात वो करता है जनरल के केएल यूज करता है फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो फिर रीट्रांसलेट तो नहीं करना, लेकिन फेयर वैल्यू पे उठा के ले जाना है ना, तो गेन लॉस पीएनएल के अंदर जाएगा. और 31 दिसंबर पे इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने फेयर वैल्यू डिटरमिन की है कितनी जी. अब मेरा ये मशवरा है कि आप पहले 1 को मिलाकर 3 के साथ पूरी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कर दें, कोई मसला नहीं है. डेट वाइज ज़रूरी नहीं है करना, और अगर डेट वाइज ही करना चाह रहे हैं तो डेट वाइज भी कर सकते हैं. लेकिन फिर ये, बल्कि ऐसा करें, यूँ करें, 5 मिनट लें. 5 मिनट बहुत होते हैं. अच्छा सवाल है मुझे पता है, लेकिन 5 मिनट लें, पूरा सवाल ही करें, ठीक है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 4 मिनट है बल्कि. भाई बोर्ड मिटा दें, मैं भी करूँगा सवाल. शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीडा मारो स्पीडा. थोड़ा टाइम कम दे दो ना, हाथ पांव फूल जाते हैं. कहीं से शुरू कर दिया करो. सवाल तो मैंने करवाना ही है, देख लेना फिर. आधा टाइम तो गुजर भी गया. देखें, एडजस्टमेंट 1 और 3 को मिलाएं तो ये अभी वाला सवाल ही है, और तो कोई नई चीज़ नहीं है. उल्टा 1 साल का है, टाइम नहीं लगना चाहिए. शुक्र है आप लेट नहीं हुए बेटा.
जल्दी कर लें, सुस्तियाँ छाई हुई हैं। ये लाइनें क्यों लगाते हो यार एंट्रीज में, टाइम नहीं लगाया होता तुम्हारा, बच जाता है। चलो चलो ठीक। अब देखो ना, कल जैसे सिखाया वैसे करते। ये तुम सही कर रहे हो? बिल्कुल गलत है। जल्दी करें, मैंने ये लिखा हुआ देखना है आप क्या लिखने लगी हैं। गुड। ब्रॉड डाउन कहाँ से आ गया बेटा? कैश भी नहीं है, बहुत कुछ है, बस सब कुछ अभी लग जाता है पता। इसीलिए जरा थोड़ा सा आप लोगों को कहा पहले जरा हिलो जुलो। बेटा अभी क्लास थी। हम तो वेले हैं ना यहाँ पे, हमारा तो यहाँ काम ही कोई नहीं है भाई। क्या ख्याल है? सारे ही गलत कर रहे हैं ना, सारे ये भूल गए हैं कि कल एडवांस वाले सवाल को कैसे टैकल किया था। यार ये ऐसे नहीं लगता कि ये यूं हुआ है हमारा प्रोजेक्टर, थोड़ा सा है ना, दिखता है ना ऐसे ही कंप्रेस हुआ। इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं कर सकते हम? हैं? इसमें फ्रेम में कितना आ रहा है, देखो ना यार थोड़ा सा इसको। हाँ ना, ये मेरे इस नुक्कर तक तो आ ही सकता है, इससे भी आगे जा सकता है। इसको ऐसे करवाएं ना, अभी करवा दें। नहीं ब्रेक कौन सी ब्रेक होनी है? ओ माय गॉड, ये ना हो बच्चे आज के बाद क्लास में किस लिए आते हो? ब्रेक के लिए। ब्रेक ना होती तो हम क्लास में ही ना आते हैं जी। क्लास कितने बजे एंड होनी है? सही वाला टाइम बताना। चलो बस करो, जो आप लोगों ने करना था वो कर दिया। बस करें जी। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 है। कंगारू लिमिटेड। अच्छा अब सबसे पहला काम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो खरीदी है उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो पेमेंट इकट्ठी नहीं हो रही, तो छोटा सा स्केड्यूल वर्किंग सी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग मैं छोटी सी यही बना लेता हूँ। वर्किंग 1, किस दिन कितने पैसे दिए हैं सबसे पहले बताइए। यकम मई 2017 पर 2.8 मिलियन है ना टोटल, 2.6। उसका कितने % इस दिन एडवांस पे किया? 2.6 इंटू 10%। तो ये जनाब, ये इतनी जगह मैंने क्यों खाली छोड़ दिया? लदस बोर्ड के अंदर ये जगह बाकी अच्छा है ना, वर्किंग के लिए खुली डुली जगह मिल गई हमें, है ना। बल्कि लेजर की तो बनाना ही था। चलो ठीक है जी। यकम क्या था? मई 2017। 2.6 इंटू 10% कितने मिलियन डॉलर्स? 0.26। ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वो यूं भी जुमले में लिख देता कि हम जिस दिन प्रॉपर्टी मिली है उस दिन हमने एडवांस पेमेंट की है 30% और बाकी पेबल है, तो वो फिर एडवांस नहीं होता, वो धोखा होता है। ये तो नजर आ रहा है ना, यकम मई को कह रहा है एडवांस पेमेंट की है, यकम मई को। भाई ये ना अभी ये इस तरह से इसको ऐसे करें, फैलाएं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ यहां तक आ जाए कोई मसला नहीं, इस जगह पे मैं बैठा होता हूं, मेहरबानी। आज तीसरा दिन है, अब जाके कुछ, अब नोक पलक तो संवरती रहती है ना। अच्छा जी सुने, तो 10% एडवांस पेमेंट यकम मई को की और 70% पेमेंट की है यकम जुलाई को ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल, हमारे नाम जगह लगी है और हमें पोजेशन भी मिला है, तो एसेट तो इस दिन रिकॉर्ड होना है। तो साफ नजर आ रहा है कि पहले एडवांस था, एसेट बाद में आया। किस दिन?
1 जुलाई 2017 को जिस दिन पोजेशन मिला उस दिन हमने फिर 70% मजीद पे किया 1.8। हाँ ऐसा बोलो मुझे समझ ना आए पहली बार, 2 3 4 बार मैं पूछूं फिर कहीं जाके हैं जी खजल किया करो मुझे। गुड। उसके बाद जनाब बाकी पेएबल कब पे कर दिया? यकम अगस्त 17 को। और बैलेंसिंग लिख लो यार टोटल कितना, चलो 2.6 इंटू 20% कितना जी 5.2। तो ग्रैंड टोटल कितना बन गया? तो इसका मतलब ये, अब इससे ना आसानी हो जाती है, डेट भी सामने अमाउंट भी सामने। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि ये वैसे ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन होता है, एडजस्टमेंट टेक्निकल होती है ज़रा I-21 की, ठीक है। तो चलो भाई आ जाओ फिर। सबसे पहले फॉर द ईयर, अच्छा एक ही साल की एंट्रीज है ना, 31 दिसंबर 17 वाले साल की है ना, और ट्रांजैक्शन भी सारी इसी साल के अंदर पूरी भी हो गई है। तो यकम मई 17 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, नहीं एडवांस पे किया। तो यकम मई 2017 पर एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? अब कितना एडवांस पे किया वर्किंग वन में पता है हमें कितना, 0.26 मिलियन डॉलर्स है। ये आपका वर्किंग वन रेफर कर दें आप, क्योंकि अब यहाँ पे दोबारा तो वर्किंग नहीं ना कर सकते, इसलिए तो वर्किंग की है। लेकिन देखना ये है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब आए एक्सचेंज रेट्स की तरफ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, $1 इज इक्वल टू इतने रुपए। तो ज्यादा सवाल यही वाले होते हैं ना, तो क्या करेंगे डिवाइड ना। क्यों? पाकिस्तानी कंपनी है तो इसकी फंक्शनल करेंसी लोकल करेंसी नॉर्मली होती है, वो पाकिस्तानी रुपीस होगी, और वन किसके साथ लगा हुआ है? फॉरेन करेंसी के साथ। रुपीस के अलावा कोई भी करेंसी है तो वो फॉरेन करेंसी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से काम चलाएं, इनटू क्या रेट है जी यकम मई 17 को क्या रेट है? 100 जी। आंसर 26 क्या मिलियन रुपीज इन मिलियन। चलो तो 26 मिलियन रुपीज का एडवांस आपने पे कर दिया। ये जनाब आपकी पहली ट्रांजेक्शन। को मसला बिल्कुल कल वाले सवाल जैसा ही। अब तो ये आप क्यों भूल गए थे भाईजान? अपने अपने फनकारियां लगा ऐसे क्या, नाराज क्यों हो रहे हो? लेजर में तुमने क्या किया हुआ था पता नहीं, अभी देखते हैं ना। वैसे ही किया था। वैसे क्यों किया था? मेरा तो त्रा काटता ना तुम। अच्छा जी। उसके बाद जनाब पोजेशन किस दिन मिल रहा है हमें? पोजेशन किस दिन मिल रहा है? यकम मई को, यकम जुलाई को, ठीक है। तो यकम जुलाई को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी आ गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यकम जुलाई को डेबिट करेंगे हम। लेकिन च्यों नक्का सवाल में एडवांस आ रहा है, चना नचा। मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट इन्वेंट्री जो भी एसेट आपका आना है एडवांस के अगेंस्ट कुछ, चाहे सारा एडवांस दिया हुआ था चाहे कुछ एडवांस था बाकी आप पे करना है। आपने फिर रिस्क नहीं लेना इसके ऊपर, इधर नहीं 2.6 मिलियन डॉलर लिखने की कोशिश करनी, बल्कि यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? बैलेंसिंग फी। इससे गलती नहीं होगी, ठीक है। ये तो बात की बात है, ये तो बैलेंसिंग जो निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है? एडवांस को एज इट इज उठाकर क्रेडिट करें इधर। तो एडवांस हो गया क्रेडिट कितने से जी? 26 से। कुछ कैश पे भी किया है। कितना कैश पे किया है? 1.82 मिलियन डॉलर्स पे किए हैं। तो कैश स्पॉट रेट पर पेमेंट आ गई 1.82। ये कहां से मिला आपको 1.82? वर्किंग नंबर 1 से। अब यकम जुलाई का रेट ढूंढने, क्योंकि पेमेंट इस दिन डॉलर्स की करनी है तो इस दिन जाके डॉलर्स लेंगे। तो यकम जुलाई 17 पर 105 रुपए का $1 हो गया है, इंटू 105। जी फरमाइए। 192 कर दूं? 190 तो 1 कर दूं? वही कह रहा हूं, जरा मैं राउंड चल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। रुपीज इन मिलियन, या 2 डेसिमल यूज कर भी सकते हैं पर कोई नहीं, खैर है चलने दो। नेक्स्ट। सारा काम खत्म हो गया, बैलेंस ही निकाल लूं? नहीं, सारे पैसे तो पे नहीं हुए।
अब जब आज एसेट आ गया है पूरी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे और जो पेएबल है उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना पेएबल है जी, ये तो ये फायदा हो जाता है, इसका आसानी हो गई ना। अब फिगर्स भी सामने, मतलब डॉलर्स भी सामने, डेट्स भी सामने, सुकून से देखते जा रहे। तो 0.52 वर्किंग नंबर 1 से आया और इस दिन का रेट अब एक बार देख के आ तो चुके हैं 105 जी। तो पेबल को इस दिन के स्पॉट रेट तो 55 कर दो इसको, खैर है। अब बैलेंसिंग फिगर तो ये 272 से आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेजर में डेबिट करनी थी फिगर, ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई। और अब चूंकि वो चल रहा है फेयर वैल्यू मॉडल पर, तो फिर ईयर एंड पे इसकी क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू। लेकिन ईयर एंड तो आए, बीच में एक और मसला भी तो आ गया, डेप्रिशिएट करेंगे या फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, क्योंकि मॉडल कौन सा यूज कर रहा है, तो फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे तो ईयर एंड वाला रेट भी उठाना पड़ेगा। बट ये रीट्रांसलेशन नहीं होगी, ये क्या है, ये क्या है, फेयर वैल्यू एडजस्ट, फेयर वैल्यू पर उठा कर लेके गए, ठीक है। चलें, ये तो अब ईयर एंड पे ही करेंगे ना। अब फिलहाल तो एक बीच में और मसला पड़ गया। अच्छा वैसे इतना मसला नहीं, उसने नहीं कहा डेट वाइज एंट्रीज करो, तो पाबंदी नहीं है। आप यहाँ पे 31 दिसंबर पे इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद फिर दूसरी एडजस्टमेंट को पकड़ लें। यूँ इसके ऊपर लिखें एडजस्टमेंट 1, दूसरे के ऊपर लिखें एडजस्टमेंट 2, चलेगा। उसमें आप रेंट एडवांस पे करें और फिर ईयर एंड के ऊपर उसमें से कुछ प्री एडवांस में रख के बाकी इनकम बना लें। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे ही कर लें, अलग अलग करें या चलते जाएं। आप रेंट डाल दो बीच में, चलते जाएं। यकम सितंबर 17 पे, क्योंकि अब ईयर एंड के ऊपर जाके फेयर वैल्यू पे जाना है, ठीक है ना। तो सेकंड एडजस्टमेंट आ गई, यकम सितंबर 17 पे ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी। पेबल पे हो गया कब, वॉज में, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यकम अगस्त बीच में आ गया, सितंबर उसके बाद है, ठीक है ठीक है ठीक है। सेटलमेंट भी हो गई बीच में, अच्छी बात है। यकम अगस्त 2017 पर ये पेबल क्या हो जाएगा, पे। ये पेबल यकम अगस्त 17 को पे हो रहा है, यकम जुलाई को पे नहीं हुआ था ना, ठीक है, सितंबर इसके बाद है, ठीक है, अच्छी बात है जी। तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट करना है, लेकिन एक लाइन छोड़कर, ठीक है। अब कैश के लिए तो असूल वही है। अब 0.52 मिलियन डॉलर्स हम लेने गए, ठीक है जी, और यकम अगस्त को $1 लेने के लिए 108 रुपये हमें उसको थमाने पड़े मनी चेंजर को। तो फिर हमारे कितने रुपए निकल गए, ये निकालने के लिए 0.52 इंटू 108 करेंगे, कितने रुपए जेब से निकल गए, 56। और पेबल कितना है, 55। यानी जिसको 55 रुपए देने थे उसको 56 रुपए देने पड़े। खुशी की बात या दुख की बात, गम की बात है। ये आपको क्या आ गया, एक्सचेंज लॉस। अब ये एक्सचेंज लॉस ही है, ये एक्सचेंज लॉस ही है, ठीक है। ये बैलेंसिंग आपने यहाँ निकाला है और ये कहाँ ले जाओगे आप, पीएनएल में, ये 1 रुपए। टेन परसेंट ये कर दी थी, 70% ये हो गई और बाकी की 20% ये पेमेंट हुई है। हाँ तुम करके देखो, 2.6 पूरा हो जाएगा। फिर सादा बात को सादा रखा करो अहमद, पहले भी तुम्हें समझाता आया हूं मैं, ठीक है। सादा बात को सादा रखा करो, ठीक है। सादा सी बात है, 2.6 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है, 10% एडवांस दिया था, 70% पोजेशन के वक्त पे कर दिया और 20% 1-2 महीने बाद पे कर दिया, दैट्स इट। सादा है, सादा ही रखो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इतनी सादा बात कैसे, वही सीए वाले बच्चे का मसला है जी, इतनी सादा बात कैसे, इतनी सिंपल बात तो नहीं हो सकती पर्चे में, है। चलो जी आगे बढ़ो। अब रेंट पे दे दे बिल्डिंग, हो गया ना, क्योंकि अब ये रेंट पे इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है तो वो कर लेंगे, ओके। चलो फिर यकम सितंबर पे केएल ने ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी है एट एनुअल रेंटल ऑफ $0.24 मिलियन फॉर 1 year एंड रिसीव्ड फुल अमाउंट इन एडवांस ऑन द। तो यकम सितंबर 17 पे इन्होंने पूरे साल का रेंट एडवांस में रिसीव करके ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी।
ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश आया है कि गया है? कैश आया है तो कैश डेबिट, और अगेंस्ट इनकम, इनकम इनकम ना, एडवांस रेंट, डेफर्ड रेंट, कुछ भी कह लें, अनअर्न्ड रेंट, ये क्या कहते हैं इसको? एसेट या लायबिलिटी? ये लायबिलिटी होती है। आपने आज इकट्ठे पैसे ले लिए, अपने सर पे एक बोझ डाल लिया कि अगले 1 साल तक आपने ये प्रॉपर्टी किराए पे दिए रखनी है, एडवांस है, इसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी, सर्विसेज। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी आज? कैश डेबिट और एडवांस रेंट क्रेडिट, एडवांस रेंट क्रेडिट। ठीक है, अब कितना रेंट आपने आज रिसीव किया है? कितना? $0.24, तो $0.24 रिसीव किए हैं, $1 मिलियन। ठीक है, और 110 रुपये का $1 है, तो 0.24 मिलियन इंटू 110, आंसर इज 20, राउंड ही करके चल रहे हो तो चलते रहो ना, अब 26। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब एडवांस रेंट इज अ लायबिलिटी, ऐसा ही है। तो ये रेंट पर ये एक लायबिलिटी है जिसको रिट्रांसलेट करेंगे, पेएबल है ना, पेएबल है ना, मनी पेएबल है, मनी पेएबल नहीं है, मनी पेएबल नहीं है, मनी पेएबल नहीं है। ये एडवांस एक लायबिलिटी तो है, लेकिन लायबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर नहीं है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर है। जैसे एडवांस दिया जिसके अगेंस्ट एसेट ने आना होता है या गुड्स ने आना होता है, तो वो हमारा एसेट तो है लेकिन मॉनिटरी एसेट नहीं होता, क्योंकि वो एक एडवांस फॉर गुड्स या एडवांस फॉर प्लांट जो है वो एक ऐसा राइट है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में कैश नहीं आना। राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर नहीं होता, राइट टू रिसीव गुड्स, इन्वेंट्री, राइट टू रिसीव प्रॉपर्टी, राइट टू रिसीव पीपीई, तो वो नॉन मॉनिटरी आइटम था। बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक नॉन मॉनिटरी आइटम है। आपने एडवांस लिया है, फ्यूचर में क्या आपने ये कैश वापस करना है? क्या ये कैश की फॉर्म में वापस करना है? तो इसका मतलब एडवांसेस जो होते हैं ना, एडवांसेस जिनके अगेंस्ट आपने लिया है फ्यूचर में गुड्स या सर्विसेज देनी है, या आपने कहीं एडवांस दिया है फ्यूचर में गुड्स या सर्विसेज रिसीव करनी है, तो ये आपका नॉन मॉनिटरी आइटम होता है। ये पड़ा भी है ईयर एंड पे तो इसको रिट्रांसलेट नहीं करना। गॉट इट? ये बात समझ आ गई यहां तक को मसला? लेकिन एक मसला तो है, एक मसला तो है, अब इंट्रो वाला मसला तो अभी भी है। वो मसला क्या है? वो मसला क्या है? आपने एडवांस रेंट नाम की लायबिलिटी बुक की है सितंबर में, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने सर्विसेज दे भी तो ली है, तो ये 4 महीने की आप इनकम बुक कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप 4 महीने की रेंटल इनकम बुक करेंगे 31 दिसंबर 2017 पर आप आएंगे। ठीक है, अब इनकम बुक करने की एंट्री क्या होती है? इनकम बुक करें तो इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, और दूसरी तरफ डेबिट क्या होगा? कैश। कैश, कैश नहीं, वो तो तब होता जब 4 महीने का रेंट चौथे महीने के एंड पे रिसीव करते, तो वो बचपन इंट्रो वाली एंट्री होती जो बिल्कुल बचपन वाली होती, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। लेकिन ये तो आप एक्रूवल का टॉपिक पढ़ चुके थे इंट्रो के अंदर। ये उस वक्त आया था कि आपने जब पैसे रिसीव किए थे तो आपने एंट्री पास की थी कैश डेबिट एडवांस रेंट क्रेडिट। तो जब 4 महीने गुजर गए तो लायबिलिटी पूरे 12 महीने की सर्विस देने की अब नहीं बची है, बल्कि आपने उसमें से 4 महीने की लायबिलिटी अपने सर से उतार ली है। 4 महीने तक आपने सर्विसेज दे ली हैं, तो 4 महीने के बराबर आप रेंट को इनकम में डाल सकते हैं। रिसीव सारे साल का कर लिया था, लेकिन इनकम में सिर्फ कितना जाएगा? 4 माह का। तो क्या एंट्री बनेगी अब? एडवांस रेंट नामी लायबिलिटी डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। अब ये क्या है? लायबिलिटी। और ये इनकम कहां जाएगी? पीएनएल में। कितनी? कितनी? तो टोटल पूरे साल की इनकम क्या थी? 26 मिलियन रुपीस। अब रुपीस में ही चलना,
ये 26 मिलियन रुपीस आपकी लायबिलिटी थी। क्यों मैं यहां पर डॉलर्स को लेकर नहीं आ रहा? क्योंकि कोई एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की टेंशन अब नहीं रही है। जितने डॉलर से सारे इकट्ठे हमें आ गए थे वो तो हमारे पास पड़े हैं, और ठीक है, बल्कि उनको हमने मतलब एडवांस में रेंट ले लिया था ना, ठीक है। हाँ, अगर वो, अब देखो ऐसी कोई निशानी भी नहीं है कि हमने डॉलर्स को डॉलर्स की फॉर्म में ही रखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर डॉलर को भी रिट्रांसलेट करना पड़ता, लेकिन नॉर्मल यही लग रहा है जब पैसे आए होंगे तो हमने तोड़ के अपने अकाउंट में डाल दिए होंगे, अब हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। तो एडवांस की फिगर के अगेंस्ट कोई रिट्रांसलेशन, चाहे एडवांस आपने दिया हुआ है चाहे आपने एडवांस रिसीव किया हुआ है, क्योंकि पैसे आ गए या पैसे चले गए, डॉलर्स आ गए या डॉलर्स चले गए। अब मनी चेंजर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है बाद में जाकर, ठीक है, इस ईयर एंड में जाकर। इस वजह से कोई एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं होता है इसमें। तो 26 मिलियन रुपीस है। अब ये पूरे साल का रेंट है, इसमें से 4/12 आप इनकम में डाल दें। 8.9 कर लो ना यार, कोई बात नहीं। रुपीज इन मिलियन, एंट्रीज चल रही हैं रुपीज में ना, हमारी फंक्शनल करेंसी रुपीज, तो रुपीज इन मिलियन तो मसला हुआ है, समझ आ रही है? कितना? 9। ठीक है जी, ओके, लो जी, बस अब और तो कुछ भी नहीं करना, सवाल तो खत्म हो गया हैं। फेयर वैल्यू मॉडल है, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे उठाकर लाना है? फेयर वैल्यू पे। तो फिर वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं, आसानी होती है हमें इसके साथ। अब इससे मुझे मसला हो रहा था मेरे दोस्त कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, तो देखते हैं, पता नहीं आपने सही किया नहीं, मुझे बस एक नज़र देखते हुए चलते हुए ये नज़र आया था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे अगर हमने रखनी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस दिन आई? यकम जुलाई को आई, ठीक है ना। यकम मई को कुछ नहीं हुआ हो तो एडवांस पे किया था, तो यकम जुलाई 2017 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से हुआ है? अब एक मसला है, वो मसला क्या है? आपके इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट बहुत कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन वन ये है, ये मेरा ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये है कि आप यूं लिखें, एडवांस जैसे बाई लिख रहे थे, फिर कैश, फिर पेएबल, ठीक है जी। यहाँ पर भी रेट लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर रिस्क है, नहीं लगाना, एज इट इज उठाना होता है। यहाँ पे मुझे लगता है आपने रेट लगाया हुआ था, ऐसे ही है। चलें खैर छोड़ें, तरतीब पे रहेंगे तो सही रहेंगे। एनीवेज ये लिख लें, ये डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, ये भी सही है। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यूं लिखें, एडवांस, कैश एंड पेएबल। ये लिखकर आप टोटल ही फिगर लिख दें, कितनी? 272। और तीसरा ऑप्शन मेरा जो फेवरेट है, जो आपसे भी करवाऊंगा, वो क्या है? यहां पर आप सिंपली लिखें एडिशन, कहानी खत्म। तो ज्यादा बेहतर क्या है? एडिशन लिखो। वो बैलेंसिंग फिगर निकाली तो हुई है एंट्री के अंदर, ठीक है, वही वाला एडिशन ही आपकी फिगर। तो बहरहाल आना 272 चाहिए, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। मेरा फेवरेट ये है, बचपन में आपको सिखाया जाता है, जैसे एसेट खरीदने गए तो एसेट के लेजर के अंदर कुछ कैश पे कुछ उधार पे खरीदा तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह से होता है। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट पेएबल क्रेडिट यूँ लिख लो, या एसेट डेबिट कैश एंड पेएबल इकट्ठा करके लिख दो, या लिख दो यहाँ पे एडिशन, तो दोनों तरह से काम चल जाता है। तो ये ज़रा आसान है मेरे हिसाब से, बाकी जैसे मर्जी कर लें, सब के सब सही हैं। ओके, मिटा दूं ये? आपने जवाब नहीं दिया, मैंने भी मिटा दिया। हाँ जी, और अब क्या करें जी? अब फिर 31 दिसंबर 17 आया, ईयर एंड 31 दिसंबर 17 ही है ना, तो कैरी डाउन। लेकिन कैरी डाउन में आपकी ये 2.6 मिलियन डॉलर की जो प्रॉपर्टी थी, जिसके पैसे आपने तोड़ के दिए थे, वो 2.6 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी ईयर एंड के ऊपर आपकी हो गई है 2.5 मिलियन डॉलर की। यानी इस पे शायद आपको फेयर वैल्यू लॉस आता नजर आ रहा है। तो 2.5 मिलियन डॉलर्स हैं
ये आपको सवाल में मिल गए। तो अब रिट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, फेयर वैल्यू पर उठा के ले जाना है, तो जिस दिन की फेयर वैल्यू उस दिन का रेट भी लगाना जरूरी है। तो 31 नंबर पर 116 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इज 290 पूरा। ठीक है जी। अब आपको इस पे क्या आ गया, कमाल नहीं होगी वैसे, फेयर वैल्यू पे तो क्या आ रहा है, लॉस, लेकिन एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से हमारा ये क्या बन गया, गेन। लेकिन यही तो समझा रहा हूं आपको, जब से क्लास शुरू हुई है, इसको आपने एक्सचेंज गेन क्या नहीं देना, क्योंकि इसकी तो इजाजत ही नहीं थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उठाकर ईयर एंड वाले रेट पे रखने की तो इजाजत ही नहीं थी। हमने किया ही क्या है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को किया है ईयर एंड वाली को, तो गेन है चाहे लॉस है, जिस वजह से भी है वो वजह आपने नहीं ढूंढनी, वो गेन लॉस, फेयर वैल्यू गेन लॉस है, वो कहां जाएगा, पीएनएल में। तो अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस भी है तो वो उसके साथ ही चिपक कर जाएगा जहां उसे जाना होता है। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास, फेयर वैल्यू गेन, बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में ले जाओ 18 रुपये। ठीक है जी, ले जी, ये भी आपकी एक वर्किंग हो गई। तो 31 दिसंबर 2017 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। हालांकि फेयर वैल्यू पर तो लॉस आ रहा है, देख लो, $2.6 मिलियन की प्रॉपर्टी, उस मुल्क में उसकी वैल्यू $2.5 मिलियन हो गई, लेकिन हमारे रुपए की कदर में चूंकि इजाफा हो गया 116 रुपये, नहीं कमी हो गई, ओ माय गॉड, तभी तो। अच्छा चले खैर जी। तो किस वर्किंग से उठाया आपने ये, वर्किंग 2 से 18, तो ये जनाब आपका फेयर वैल्यू गेन आ गया। हालांकि देखा जाए तो ये एक्सचेंज गेन है, पर लिख नहीं रहे, क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस निकालने की इजाजत ही नहीं है नॉन मॉनेटरी आइटम पे। पक्का हुआ कुछ, ये वो जो आपका हैंड आउट है ना, जिसमें आप पे पहले हेडिंग लगी हुई है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डिस्कशन, ये वही हो रही है, लेक्चर शुरू हुआ तब से वही हो रही है। ठीक है, लेकिन बहाने से हो रही है। अब वो सवाल भी करेंगे तो और पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, डन। देखें जी रिक्वायरमेंट, ओह हमने रिक्वायरमेंट भी पहले कर ली, कोई बात नहीं। चलें जी, अब एक्सट्रैक्ट भी बना लेते हैं फिर। एक्सट्रैक्ट बना दें जी। एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या आएगा, एक्सट्रैक्ट के अंदर एक्सचेंज गेन लॉस भी आना है। वो एक्सचेंज गेन लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रीट्रांसलेशन नहीं थी, असल में वो पेएबल हमने जब सेटल किया था ना, तो उस पर एक्सचेंज डिफरेंस आया था। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ से मुझे रेंटल इनकम आती नजर आ रही है इस सवाल में से, और उसके बाद फेयर वैल्यू गेन भी है। बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी बस, और तो कुछ नहीं होगा। एडवांस रेंट, डेफर्ड इनकम इज अ लायबिलिटी, वो भी कुछ ना कुछ अभी बची हुई है। 4 महीने इनकम में गए हैं, तो बाकी के कहाँ हैं, अभी भी लायबिलिटी में। ठीक है, तो अगर एक्सट्रैक्ट सम बनाएं, तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं जी। 2017 3-4 लाइनें इसीलिए छोड़ दें, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा जी, अब अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें, तो नॉन करंट एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आएगी, और चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो ये ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे नज़र आएगी, और वो 290 है। बस सिंपली वर्किंग 2 का रेफरेंस दो, और ये फेयर वैल्यू 290 की यहाँ पे लिख दो। अब इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोचो कौन कौन सी चीज़ पीएनएल में जानी है। तो चूंकि ये कॉस्ट मॉडल नहीं है, इसलिए डेप्रीसिएशन तो नहीं जानी, फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस होना है। मैं एंट्रीज को देखना नहीं चाह रहा, असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वर्किंग को देखिए ना, क्योंकि
एंट्रीज मांग सकता है या एक्सट्रैक्ट्स बनवा सकता है, दोनों काम जरूरी तो नहीं कि इकट्ठे आए। तो ये ना हो कि आपको एंट्रीज की मोहताजी हो, नहीं रखनी, ठीक है। तो फिर एंट्रीज करनी भी जरूरी है, एंट्रीज भी पूछ लेता होता है पर्चे के अंदर, ठीक है। तो फेयर वैल्यू पर क्या आ रहा है हमें, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू लेने पर क्या आ रहा है, गेन, ठीक है। जैसे भी आया बहरहाल गेन है, तो फेयर वैल्यू गेन आ गया आपका पीएनएल के अंदर वर्किंग नंबर 2 से ही कितना 18। उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने कुछ उधार भी बाद में चुकाया था जिसके ऊपर हमें एक्सचेंज लॉस आया था, ठीक है। अब वर्किंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, हुआ पड़ा एंट्रीज के अंदर, तो कर लें यहीं से देखकर। एक्सचेंज लॉस कितना है, एक्सचेंज लॉस कितना है 1। और उसके बाद आखिरी चीज क्या है, रेंटल इनकम। वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आपने एडवांस रेंट पहले शो करना है। 2 एंट्रीज थी ना, पहली एंट्री क्या हुई थी, 26 मिलियन का एडवांस रेंट आपने रिकॉर्ड किया था, कैश डेबिट एडवांस रेंट क्रेडिट। उसमें से फिर आपने क्या किया था, उसमें से आपने फिर ईयर एंड पे जाकर रेंटल इनकम ये वर्किंग करके की, ये वर्किंग यहाँ शो कर देंगे 26 × 4/12, तो ये कितना है, तो इसकी एंट्री बनी डेबिट एडवांस रेंटल क्रेडिट रेंटल इनकम। तो लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर कितनी नजर आ रही है अभी भी, करंट में इसलिए रखा कि अगले 8 महीनों के अंदर ये भी इनकम में चला जाएगा, ये एडवांस रेंट, ये लायबिलिटी, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटीज में आ गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो पार्ट 1 क्लोज कर दें।